हे गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेन द लिटिल ब्रेन्स। टीदिंग टाइम हम पेरेंट्स की ज़िंदगी का एक मुश्किल तरीन वक्त होता है जिसमें हम ढूंढ रहे होते हैं कि अपने बच्चे के लिए अपनी बच्चे की टीदिंग जर्नी को हम किस तरह से सूट कर सकें, कोई ना कोई टीदिंग टिप्स हमें मिल जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए जिसमें हम मेजर प्रॉब्लम्स जो हम पेरेंट्स फेस करते हैं ड्यूरिंग आवर किड्स टीदिंग जर्नी उसको डिस्कस कर लें। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो इसके लिए किया है कि डिस्क्रिप्शन में स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो अपने टाइम पॉइंट पे मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आप अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक सुनना चाहते हैं तो आप उस स्पेसिफिक टाइम पॉइंट पे जाके सुन सकते हैं, तो इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो चलिए टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि बेबीज यूजुअली अपनी टीदिंग को कब स्टार्ट करते हैं, कौन सा पर्टिकुलर टाइम है जब उनकी टीदिंग स्टार्ट होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी ने टीदिंग स्टार्ट करने वाला है या उसके क्या साइंस होंगे। टीथ पॉपिंग का या दांत के निकलने का क्या पैटर्न होगा। क्या ये सही है कि टीदिंग के वक्त बच्चे को फीवर होना, रनी नोज होना या डायरिया होना, क्या ये तीनों चीज़ें टीदिंग से ही रिलेट करती हैं। अगर हमारा बच्चा अगर टीदिंग में बहुत ज़्यादा इरिटेटिव हुआ है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, तो हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। क्या हम बच्चों को पेन किलर्स या पेन मेडिकेशन देना उनके लिए सेफ है। अगर यस, तो फिर कौन सी पेन किलर या पेन मेडिकेशन देनी चाहिए। और लास्टली ये कि कौन कौन सी मेडिसिन सेफ नहीं है हमारे बच्चों के लिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी सारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम टू ट्रेन द लिटिल ब्रेन्स। तो बेसिकली ये जो टीथ होते हैं ये बच्चे के अंदर ड्यूरिंग वूम, जब बच्चा वूम के अंदर होता है तभी डेवलप हो जाते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता पॉप आउट होते हैं। जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तभी आहिस्ता आहिस्ता पॉप आउट होने लगते हैं। तो मेजॉरिटी केसेस में बच्चे के जो टीथ हैं वो 6 से 10 मंथ्स के दरमियान में आ जाते हैं, लेकिन कुछ रेयर केसेस में एट बर्थ भी बच्चे के दांत होते हैं। थोड़ा सा अगर हम और देखें तो 3 मंथ में भी बच्चे के दांत होते हैं, बट दीज आर वेरी रेयर केसेस के बच्चे के दांत इन टाइम इतना अर्ली आना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिलेइंग की बात करें कि अगर बच्चा 1 साल तक भी दांत नहीं निकाल रहा तो क्या ये सही है। तो 12 मंथ्स और समहाउ लेट भी बच्चा अपना पहला दांत निकालता है। लेकिन अगर 12 महीने हो चुके हैं और बच्चे ने अभी तक दांत नहीं निकाले तो इट इज़ रिकमेंडेड कि एक दफ़ा डेंटिस्ट की विजिट ज़रूर कर ली जाए, ताकि डेंटिस्ट इस चीज़ को मेक श्योर कर ले कि क्या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिसकी वजह से फर्स्ट टूथ का अराइवल नहीं हो रहा। तो वैसे तो इट इज़ नॉर्मल, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एक दफ़ा अपनी तसल्ली के लिए डेंटिस्ट की विजिट ज़रूर कर लें। नाउ अब क्या साइंस होंगे कि हमें पता चले कि हमारा बच्चा जो है वो जल्दी से टीदिंग स्टार्ट करने वाला है। तो 1 बाय 1 करके तमाम साइंस को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट साइन इज इरिटेबिलिटी। द नेक्स्ट इज ड्रॉलिंग। बच्चा बहुत ज़्यादा थूक बाहर की तरफ निकाल रहा होगा जिसकी वजह से हो सकता है उसको फेशियल रैश हो जाए इस साइड पे। और स्वॉलन सेंसिटिव गम्स होना, यानी कि गम्स जो है अच्छे खासे स्वेल हो जाएं और बहुत ज़्यादा गम्स वाला एरिया सेंसिटिव हो जाए कि आपको बच्चा वहाँ पे हाथ भी ना लगाने दे, क्योंकि जब आप हाथ लगाएंगे तो उसको दर्द होगा। तो सेंसिटिव गम्स का होना भी एक वन ऑफ द साइन है। बच्चा हर चीज़ को बाइट करने की कोशिश कर रहा होगा, हर चीज़ को मुंह में डाल रहा होगा। खाना छोड़ देना ये भी एक वन ऑफ द साइन है कि बच्चा अपने टूथ अराइवल के लिए रेडी हो चुका है। रात को नींद ना आना और फेस को या ईयर्स को इस तरह से रब करना ये भी इंडिकेट करता है कि बच्चे के दांत आने वाले हैं। नाउ इज इट ट्रू कि टीदिंग से बच्चे का रनी नोज होना या फीवर होना या डायरिया होना ये किसी तरह से लिंक्ड है। तो मैं आपको बताऊं ये साइंटिफिक एविडेंसेस बताते हैं कि फीवर, डायरिया या फिर रनी नोज होना ये तीनों चीज़ें लिंक नहीं करती विद टीदिंग। अगर बच्चा मुंह में डाल रहा है कोई चीज़, कोई ख़राब चीज़, कोई गंदी चीज़ मुंह में डाल रहा है तो डेफिनेटली बैक्टीरिया या जर्म्स का अंदर एंट्रेंस होगी एंड देन फिर डायरिया होना इज़ वेरी ईजी टू हैपन। अगर हम बात करें फीवर की, तो अगर हम सिर्फ बात करें कि टीदिंग से फीवर हो रहा है तो वो 100 डिग्री
फ़ारेनहाइट तक ही रहता है, लेकिन अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव जा रहा है 101, 102, देन यू हैव टू चेक विद योर डॉक्टर कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया जिसकी वजह से उसको इतना फीवर हो रहा है, क्योंकि टीथिंग इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इतना फीवर टीथिंग की वजह से नहीं होता। नाउ लेट्स डिस्कस कि किस पैटर्न के थ्रू बच्चा अपने दांतों को पॉप आउट करेगा। तो सबसे पहले बच्चे के लोअर सेंट्रल इंसीजर्स आएंगे जो कि 6 से 10 मंथ्स के दरमियान में आ जाएंगे। द नेक्स्ट इज अपर सेंट्रल इंसीजर्स जो कि तकरीबन 8 से 12 मंथ्स का टाइम होता है। इसके बाद अपर लेटरल इंसीजर्स आते हैं जो कि तकरीबन 9 to 13 मंथ्स के टाइम तक आ जाते हैं। द नेक्स्ट इज लोअर लेटरल इंसीजर्स जो कि 10 से 16 मंथ्स में आते हैं। फिर अपर फर्स्ट मोलर्स जो कि 13 से 19 मंथ्स की रेंज में आते हैं। एंड लोअर फर्स्ट मोलर्स जो कि 14 से 18 मंथ्स के दरमियान में आते हैं। फिर अपर कैनाइन्स आते हैं जो कि 16 से 22 मंथ्स में आ जाएंगे। फिर लोअर कैनाइन्स आएंगे जो कि 17 से 23 मंथ्स तक आ जाएंगे। द नेक्स्ट इज लोअर सेकेंडरी मोलर्स जो कि 23 से 31 मंथ्स के दरमियान आ सकते हैं। द लास्ट इज अपर सेकेंडरी मोलर्स जो कि 25 से 33 मंथ्स के दरमियान में आ जाएंगे। और अब आपके बच्चे के टीथ बिल्कुल रेडी हो जाएंगे 5 से 6 साल तक चबाने के लिए। अब नाउ हाउ टू हेल्प अ टीथिंग बेबी। बच्चा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इरिटेबल हुआ होता है, अनकंफर्टेबल होता है, तो हम बच्चे को कैसे सूद करें। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम कैरेट या कुकम्बर आप फ्रिज में रख दें। जब वो ठंडी हो जाए तब आप बच्चे को दे सकते हैं। जब वो ठंडी होगी, क्योंकि वो चीज़ कोई भी चीज़ कूल होती है तो वो गम्स को नम करती है। जब वो नम करेगी तो वहाँ पे इरिटेशन कम से कम हो जाएगी। द नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि अगर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप बिल्कुल क्लीन क्लॉथ फ्रिज के अंदर रख दें। रेफ्रिजरेटर में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना। तो जब वो ठंडा हो जाए तब आप बच्चे को दे सकते हैं। तब वो अगर उसको बाइट करता है देन इट इज़ वेरी ओके कि उससे कोई जर्म्स भी नहीं जा रहे हैं और बच्चे को वो सूद भी कर देता है। इसके अलावा कुछ टीथिंग बिस्किट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो कि बड़े सिलेंड्रिकल होते हैं, आप बच्चे को दे सकते हैं। वो अनस्वीटेंड बिस्किट्स होते हैं, इसमें शुगर शामिल नहीं होती, तो आप आराम से बच्चे को दे सकते हैं। ये बिस्किट्स भी बच्चे को बहुत हेल्प करेंगे इन देयर टीथिंग जर्नी। द लास्ट स्टेप इज कि आप मसाज करें। इस पूरे फेशियल रीजन पे बच्चे को मसाज करें जहाँ पे उसके गम्स हैं। इससे बच्चे को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। Now, what are the medicines we should give to our kids during this teething journey? तो यूजुअली जो रिकमेंडेड है, जो FDA बताता है कि आप बच्चा अगर 6 मंथ्स क्रॉस कर चुका है तो आप बच्चे को पैरासीटामोल दे सकते हैं। ये बच्चे के लिए सेफ मेडिसिन है। डोजेज जो है मैं एक रॉ चार्ट, एक जनरलाइज्ड जो चार्ट है मैं आपको बता रही हूँ, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसको डबल चेक ज़रूर कर लें अपने डॉक्टर से। एंड इफ़ यू आर लुकिंग कि आपको ब्रूफीन देना है तो कुछ पेरेंट्स ब्रूफीन का भी एडवाइस करते हैं, बट ब्रूफीन के लिए ये बिल्कुल हाईलाइटेड बात मैं कहूँगी कि ये ब्रूफीन जो है आप हमेशा अपने डॉक्टर से पूछ कर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो पैरासीटामोल इज ओके, इट शुड बी योर फर्स्ट चॉइस, एंड इफ यू आर लुकिंग टू गो टू ब्रूफीन देन यू मस्ट चेक विद योर डॉक्टर। अब क्या कोई ऐसे पेन किलर्स भी हैं जो कि सेफ नहीं है बच्चों के लिए? क्या कोई ऐसी मेडिसिन भी हैं? तो यस, द फर्स्ट इज एस्पिरिन। एस्पिरिन के यूजेज से बच्चे को रेज सिंड्रोम हो सकता है। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी बन सकता है, बच्चे की ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। तो हम बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते कोई भी ऐसी चीज़ देने का जो कि बच्चे की ज़िंदगी को ही खतरे में डाल दे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एस्पिरिन को बिल्कुल अवॉइड करें। ये जो पूरी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता रही हूँ ना, ये FDA की तरफ से और प्रोवाइडेड है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। द नेक्स्ट इज होम्योपैथिक टैबलेट्स। हर पेरेंट आपको एडवाइस देता होगा कि आपने क्या होम्योपैथिक टैबलेट्स देना शुरू किया, बच्चे का टीथिंग टाइम स्टार्ट हुआ तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम होम्योपैथिक टैबलेट्स को अवॉइड करें। FDA बोलता है कि होम्योपैथिक टैबलेट्स देने पर बच्चों के अंदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, सीजर्स रिपोर्ट हुए हैं, तो डेफिनेटली हम अपने बच्चों को किसी भी तरह के खतरे में तो डालना हरगिज़ पसंद नहीं करेंगे। तो होम्योपैथिक टैबलेट्स देना इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। जब मेरी बेटी का टीथिंग टाइम स्टार्ट हुआ था, आई वेंट टू होम्योपैथिक डॉक्टर और फिर मैंने उनको पूछा कि मुझे होम्योपैथिक टैबलेट्स देनी है।
किसी भी तरह की बच्चे की बेसिकली उसके जो टीथ अराइवल है उस पूरी जर्नी को सूद करने के लिए क्या मुझे देना चाहिए? देन द डॉक्टर सेड कि नो, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कि आपको होम्योपैथिक टैबलेट्स बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि जो टीथिंग आना है या दांत का आना है ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसको नेचुरली ही होना चाहिए। इवन डॉक्टर ने बोला कि हम अपने बच्चों को भी ये होम्योपैथिक टैबलेट्स नहीं देते। कुछ केसेस ऐसे स्पेसिफिक होते हैं जिसमें हमें देनी पड़ती हैं, बट नॉर्मली इट शुड नॉट बी गिवन। तो वी शुड अवॉइड टू गिव होम्योपैथिक टैबलेट्स, वो भी तब जब एक होम्योपैथिक डॉक्टर खुद भी मना कर रहा है। द नेक्स्ट इज बेंजोकेन। बेंजोकेन बेसिकली नंबिंग जेल्स में ज़्यादातर मौजूद होता है। बहुत सारे ब्रांड जिसमें एनाबिसोल, ओराजेल, ओराबेस, बेबी ओराजेल, हरिकेन, इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये जो बेसिकली फॉर्मूला है बेंजोकेन ये इस्तेमाल किया जाता है। ये बच्चों के लिए मिथिमोग्लोबिनीमिया कॉज कर सकता है। ये एक कंडीशन है जिसमें बेसिकली एक ब्लड डिसऑर्डर है। तो थोड़ा सा कंक्लूसिवली बताऊं कि पैरासीटामोल इज इजी टू गिव इट अकॉर्डिंग टू द डोज, बट अगर आप कोई दूसरी मेडिसिन दे रहे हैं देन यू मस्ट चेक विद योर डॉक्टर और हर मेडिसिन का फॉर्मूला जरूर पढ़कर बच्चे को दें। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कुछ और सवाल हैं देन प्लीज डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन, इट इज अवेलेबल फॉर यू, और फिर हम उन टॉपिक्स को आगे अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।